जय भीम साथियों, आज हम आपके सामने एक ऐसी ऐतिहासिक ग्रंथ पर बात करने जा रहे हैं जिसने भारतीय समाज की जड़ में बसे जातिगत अन्याय और भेदभाव को सीधी चुनौती दी है। हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक गुलामगिरी के बारे में। गुलामगिरी कोई साधारण किताब नहीं है। यह उस समय की सबसे क्रांतिकारी आवाज़ों में से एक थी जब शूद्रों और अतिशूद्रों को पढ़ने, सोचने और बोलने तक का अधिकार नहीं था। इस पुस्तक में फुले जी ने हिंदू धर्मशास्त्रों में मौजूद ब्राह्मणवाद की कठोर आलोचना की है और यह बताया कि कैसे इस शास्त्र का उपयोग करके शूद्रों को सदियों से गुलाम बनाकर रखा गया है। हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि कैसे ज्योतिबा फुले ने स्पष्ट किया कि ब्राह्मणों ने झूठे धार्मिक आख्यानों के माध्यम से समाज के निचले तबकों को शिक्षा और समानता से वंचित रखा। उन्होंने लिखा कि आर्यों ने मूल निवासी शूद्रों को पराजित कर गुलाम बनाया और उस गुलामी को धर्म के नाम पर अस्थायी बना दिया। गुलामगिरी में फुले जी ने शूद्रों को जागरूक करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जब तक शूद्र शिक्षा नहीं लेंगे तब तक वो इस गुलाम की जंजीरों को नहीं तोड़ पाएंगे। उन्होंने अमेरिका में हुए गुलामों की मुक्ति आंदोलन की तुलना भारत के शूद्रों की दशा से की है और यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता का अधिकार सबका है, चाहे वो अमेरिकी अश्वेत हो या भारतीय शूद्र। गुलामगिरी सिर्फ एक किताब नहीं है, यह स्वतंत्रता का उद्घोष और समानता की मिसाल है और अन्याय के खिलाफ न्याय की फुकार है। आज जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो हमें फुले की उस चेतावनी को याद रखनी चाहिए जो उन्होंने दी थी कि जब तक शूद्र अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक उसकी स्थिति नहीं बदली जाएगी। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गुलामगिरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा कि हिंदू समुदाय के, खासकर ब्राह्मण समुदाय के लोग परेशान हो गए हैं। 1 जून 1873 को ज्योतिराव फुले की रचना गुलामगिरी का प्रकाशन हुआ। यह किताब मराठी में लिखी गई थी। इसकी प्रस्तावना फुले ने अंग्रेजी में और भूमिका मराठी में लिखी है। इस किताब को लिखने का मूल उद्देश्य बताते हुए फुले ने लिखा कि इस किताब का लिखने का एकमात्र उद्देश्य सभी उत्पीड़ित लोगों को उनकी गुलामी का एहसास दिलाना है। उनको इस योग्य बनाना है कि वे अपनी इस हालत के कारणों को पूरी तरह से समझ सकें और अपने आप को ब्राह्मणों की गुलामी, उत्पीड़न और अन्याय से मुक्त करने के लिए सक्षम बना सकें। फुले ने करीब 12 किताबें लिखी है। इन सभी किताबों में उन्होंने एक ऐसी शैली और भाषा का प्रयोग किया जिससे ये किताबें व्यापक दलित बहुजनों और मेहनतकश स्त्री पुरुषों को समझ में आ जाएं। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए फुले ने गुलामगिरी भी संवाद शैली में लिखा है और उसे विभिन्न छोटे छोटे परिच्छेदों में विभाजित किया है। गुलामगिरी कुल 16 परिच्छेद में विभाजित है। इसके अलावा उन्होंने इसमें एक लंबा पवाड़ा और बहुजन संत तुकाराम जैसी शैली पर लिखित 3 अभंग भी समाहित किया है। फुले ने इस किताब को अमेरिका के उन लोगों को भी समर्पित किया जो निग्रो गुलामों की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें समर्पित करते हुए फुले ने लिखा कि यूनाइटेड स्टेट के उन महान लोगों के सम्मान में जिन्होंने निग्रो लोगों को गुलामी से मुक्त कराने का कार्य उदारता और निष्पक्षता के साथ सहयोग किया और उसके लिए कुर्बानी दी, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे देशवासी उनके इस सराहनीय कार्य का अनुकरण करें और अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणी जाल से मुक्त कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। अब वापस आते हैं इस किताब के ऊपर। यह किताब 16 परिच्छेदों में विभाजित है। इन 16 परिच्छेदों में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल में ब्राह्मणों और शूद्रों, अतिशूद्रों के बीच चले संघर्षों की कथा कही गई है। यहाँ एक तथ्य रेखांकित कर लेना जरूरी है कि फुले पश्चिमोत्तर भारत, विशेषकर आज के महाराष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना के संदर्भ में यह किताब लिख रहे हैं, जहाँ मूलतः शूद्रों, अतिशूद्रों पर वर्चस्व कायम करने और उन्हें अपना गुलाम बनाने वाली जाति ब्राह्मण रही है। वहां द्विज क्षत्रिय जैसी जाति नहीं रही। समाज का विभाजन मूलतः शोषक, उत्पीड़क ब्राह्मण और शोषित, उत्पीड़ित शूद्रों, अतिशूद्रों के बीच था। फुले अपनी किताब गुलामगिरी में बताते हैं कि इस क्षेत्र में ब्राह्मणों के आगमन और बाद में उसके वर्चस्व स्थापित करने से पहले यहाँ वर्ण या जाति का विभाजन नहीं था। यहाँ एक समता आधारित राज्य था जिसके प्रतीक बलि के राज्य का राजा बलि थे। यह एक आर्थिक तौर पर समृद्ध इलाका था जहाँ सभी खेती किसानी करते थे और जरूरत पड़ने पर बाहरी दुश्मनों से युद्ध भी करते थे। इसके चलते सभी क्षत्रिय थे। फुले ने सबको क्षत्रिय के रूप में संबोधित भी किया है। परिच्छेद 6 में बलि राजा और उसके राज्य का वर्णन करते हुए फुले लिखते हैं कि इस देश का एक बड़ा भाग बलिराज के अधिकार में था। दक्षिण में बलि के अधिकार का दूसरा एक प्रदेश था, उनको महाराष्ट्र कहा जाता था। वहां के मूल निवासियों को महाराष्ट्रियन कहा जाता था। बाद में अपभ्रंश रूप हो गया मराठे। फुले गुलामगिरी में यह स्थापित करते हैं कि ब्राह्मणों के वर्चस्व से पहले मराठों में कोई जाति या वर्ण विभाजन नहीं थी। मराठों की संख्या ब्राह्मणों से 10 गुनी अधिक थी। मराठों को हमेशा के लिए अपने अधीन बनाने के लिए ब्राह्मणों ने शिक्षा के अधिकार को छीन लिया
और उन्हें हजारों जातियों में विभाजित कर दिया। गुलामगिरी की भूमिका में स्वयं फूले ने यह सवाल उठाया कि शूद्रों अतिशूद्रों की संख्या तकरीबन 10 गुना ज्यादा था, फिर भी ब्राह्मणों ने शूद्रों अतिशूद्रों को कैसे मटिया मेट कर दिया। स्वयं फूले इसका जवाब देते हैं। वे लिखते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मणों ने शूद्रों अतिशूद्रों के बीच नफरत की भावना फैलाने के लिए योजना तैयार की। उन्होंने प्रेम के बजाय नफरत के बीज बोए। इसके पीछे उनकी चाल यह थी कि शूद्र अतिशूद्र समाज आपस में लड़ते रहेंगे, तभी उसका वर्चस्व मजबूत होगा और अस्थायित्व ग्रहण करेगा। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना लेंगे और बिना मेहनत किए उनकी कमाई पर बिना किसी रोक ठोक के गुरथल्ले उड़ा पाएंगे। अपने इसी विचारधारा और चाल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मणों ने जाति भेद की फौलादी जहरीली दीवारें खड़ी की। जाति भेद की इस विचारधारा ने शूद्रों अतिशूद्रों के भीतर से स्वीकार कर ले, इसके लिए जाति भेद को ईश्वर की रचना बताने के लिए ब्राह्मणों ने बहुत सारे ग्रंथ रचे। इस सब का परिणाम यह हुआ कि कभी एक ही समाज में रह रहे लोगों ने अब एक दूसरे को नीच समझने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे और आपस में लड़ने भिड़ने लगे। शूद्र अतिशूद्र समाज की आपसी फूट का ब्राह्मणों ने कैसे फायदा उठाया, इस पूरी स्थिति पर दोनों का झगड़ा और तीसरे का लाभ वाली कहावत बहुत सटीक बैठती है। इसका मतलब समझाते हुए फूले कहते हैं कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने शूद्रों अतिशूद्रों के बीच जाति के रूप में नफरत का बीज बो दिया और खुद उन सभी की मेहनत पर ऐशो आराम कर रहे हैं। 16 परिच्छेदों में विभाजित गुलामगिरी के पहले परिच्छेद में फूले ब्रह्मा की उत्पत्ति और आर्यों के आगमन के विस्तार से चर्चा करते हैं। कैसे ब्राह्मण ने स्वयं को भूदेव या धरती का देवता बनाया, इस पर विस्तार से वो रोशनी डालते हैं। इस परिच्छेद में ब्राह्मण जाति की चालाकी और उसके असली चरित्र के बारे में चर्चा की गई है। फूले लिखते हैं कि सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए और यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके आतंक फैलाया। परिच्छेद 2 में ब्राह्मणों के अगुआ मत्स्य और उनके हमले की चर्चा की गई है। वहीं परिच्छेद 3 में कच्छ, भूदेव, भूपति, द्विज, कश्यप और क्षत्रिय आदि का वर्णन किया गया है। इसमें आर्य ब्राह्मणों के अगुआ कच्छप के नेतृत्व में मूल निवासियों पर होने वाले हमले का वर्णन किया गया है। परिच्छेद 4-5 में आर्यों ब्राह्मणों के नेता बराह द्वारा मूल निवासियों के राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्यगर्भ के छल से हत्या की कहानी की हकीकत को फूले ने उजागर किया है। इसी में हिरण्यकश्यप के बेटे प्रहलाद को अपने जाल में फंसाने की ब्राह्मणों की चाल को दिखाया गया है। इस युद्ध में बराह और नरसिंह आर्यों के अगुआ थे। परिच्छेद 6 बलि राजा और उनके राज्य पर केंद्रित है। कैसे ब्राह्मणों के अगुआ बामन ने उसकी हत्या किया, इसका वर्णन किया गया है। महाराष्ट्र के समाज में बलि राजा को लोग कितना प्यार और सम्मान देते हैं, उसके राज्य में वापसी की आज भी चाह रखते हैं। इस तथ्य को फूले ने महाराष्ट्र के लोक में व्यापक तौर पर स्वीकृत अला बला जावे और बलि का राज्य आवे के माध्यम से प्रकट किया। ये सभी परिच्छेद इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि आर्य ब्राह्मण ने मूल निवासियों के राज्य पर कई बार हमले किए, उनके बीच युद्ध हुआ, अंततः मूल निवासियों की पराजय और ब्राह्मणों की विजय हुई। आर्य ब्राह्मणों में सबसे क्रूर नरसिंह और बेरहम परशुराम थे। फूले के अनुसार परशुराम के द्वारा 21 बार जिन ब्राह्मणों के विनाश की कथा पुराणों में कही गई है, वे क्षत्रिय कोई और ही नहीं बल्कि यहाँ के मूल निवासी शूद्र अतिशूद्र थे। परशुराम ने किस नृशंसता से उसका कत्ल किया, इसका विस्तार से वर्णन परिच्छेद 8 में किया गया है। परिच्छेद 9, 10, 11, 12 में ब्राह्मणों का पूर्ण वर्चस्व की स्थापना की कथा कही गई है। वहीं परिच्छेद 13 से लेकर 15 तक आधुनिक युग में अंग्रेजों के आगमन, शूद्रों अतिशूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार एवं परिवर्तन, अंग्रेजों के राज्य में भी ब्राह्मणों ने कैसे अपना वर्चस्व कायम किया, इसका वर्णन किया है। इन परिच्छेदों में अंग्रेजी राज्य कैसे शूद्रों अतिशूद्रों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया, कैसे इन समुदायों को थोड़ी आज़ादी और सांस लेने का मौका मिला और इस अवसर का फायदा शूद्रों अतिशूद्रों को शिक्षा पाने के लिए उठाया गया, इसका भी वर्णन किया गया है। फूले अपने एक भाग में लिखते हैं कि मनु जलकर राख हो गया जब अंग्रेज आया, ज्ञानी रूप माँ ने हमको दूध पिलाया।